सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम मित्रों आप लोगों के सामने स्त्री की त्रिया चरित्र की एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं और आज हम इस कहानी में ये जानेंगे वो 4 काम जो स्त्रियां अपने पति पे छुप छुप कर करती हैं, तो जान लीजिए वो चरित्रहीन है। वो 4 काम कौन से हैं जो स्त्रियां छुप छुप कर करती हैं, आज हम वो बातें यहाँ पर जानेंगे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये काम क्यों करती हैं। आज आप ये कहानी एकदम ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों लास्ट तक कहानी में बने रहिएगा। लास्ट में हम ये 4 बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके पहले हम एक कहानी बताते हैं और कहानी के माध्यम से वो 4 बातें बताते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह किसान बहुत भोला था। वह किसान एक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह पूजा पाठ में जो है दोस्तों बहुत ध्यान लगाता था। उसकी पत्नी भी अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, सुशील पत्नी थी। वह भी एक धार्मिक विचार की थी। उसका भी ध्यान पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह अपने गांव, अपने पड़ोसी का बहुत प्रिय थी। उसके गांव वाले, उसके पड़ोस वाले उसका बहुत मान सम्मान करते थे, क्योंकि ये किसान दंपत्ति कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचता था। यह अपना काम छोड़कर कोई भी इसे बुला लेता था तो उसके काम में हाथ बटा देता था, इसलिए लोग इससे बहुत प्रेम करते थे। तो दोस्तों एक किसान दंपत्ति अपना किसान का काम करता था, अपने खेती में काम करता था। जब इसके पास समय मिलता था यह पति पत्नी बैठ के आपस में प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते थे। ये वर्तमान में जीते थे। ये इनके अंदर लालच नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यह जब भी बैठते थे यही सोचते थे, मेरे घर में जो बच्चे का आगमन होगा, चाहे वह बेटा होगा या बेटी होगा, हम उसे बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे। उसे समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे बैठा जाता है, ये सारे संस्कार हम अपने बेटे को देंगे। अगर मेरे घर बेटी जन्म लेगे तो हम अपने बेटी को ऐसा संस्कार देंगे, तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है, तुम्हें समाज में कैसे रहना है, तुम समाज में कैसी रहोगी बेटी तो तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। ये हम दोनों मिल करके उसे ऐसी शिक्षा देंगे। कि किसान, उसकी पत्नी हमेशा यही बातें करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान की पत्नी गर्भवती हुई। अब उसके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके अंदर ये लालसा नहीं थी कि मेरे घर बेटे का ही जन्म हो। उसके अंदर सिर्फ यही था, मेरे घर कोई एक बच्चे का जन्म हो, लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दोनों एक समान हैं। हम दोनों को एक समान शिक्षा देंगे। हम दोनों को उतना ही प्यार करेंगे जितना लोग अपने बेटी को करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वह खूब सोच के बहुत खुश थे। समय बीतता गया और वो पल आ गया, वो समय आ गया जब किसान की पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन वहाँ पे ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे दोस्तों पहले ज़माने में घर पे ही जो है बच्चे पैदा होते थे। गांव देश की दाइयाँ ही घर पे बच्चे का जन्म करवाती थी। उस समय ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना इतने समय में कोई चिकित्सा की व्यवस्था थी। किसी कारणवश कोई बीमारी या किस कारणवश उसकी पत्नी, किसान की पत्नी अपनी बेटी को जन्म देती ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी किसान की पत्नी मर गई। किसान बहुत रोया, बहुत पछताया कि हम आप मिल कर के इस सपना देखेंगे, उस सपने को पंख कौन देगा, उस सपने को कैसे पूरा करेंगे, हम अपने बेटी को कैसे वो लाड प्यार
प्यार देंगे, हम अपनी बेटी का जीवन कैसे संवारेंगे। तुम हमें छोड़ कर क्यों चली गई मेरी प्रिया। वह कह कर के रोने लगी और रोता ही रहा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पूरा देश, पूरा गांव, पूरा समाज चंभित था। वह दहाड़े मार मार के रो रहा था। सब लोगों ने उसे सांत्वना दिया और वह अपने मन को सांत्वना देकर फिर अपने आप को संभाला कि चलो तुम जा रही हो, लेकिन चलिए तुम्हारा प्यार और अपना प्यार हम माँ का भी प्यार देंगे और बाप का भी प्यार देंगे। हम अपने बेटी को इतना प्यार देंगे कि इसे एहसास नहीं होने देंगे कि इसकी माँ नहीं है। यह सोचकर वह फिर अपने दिल पे पत्थर रहकर जीना शुरू किया और अपनी बेटी को वो सारा प्यार देने लगा। वो सारी जो एक माँ देती है, जो एक माँ अपने बेटे से, अपने छोटे बच्चे से प्रेम करती है। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, एक माँ अपने बेटे को कितना चाहती है, कितना प्रेम करती है। चाहे वो बेटा हो, चाहे वह बेटी हो, वह एक समान प्यार करती है। उसी तरह से किसान पत्नी के न रहते हुए अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करने लगा, अच्छे से लाड प्यार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब वह किसान कभी अपनी बेटी को नहीं डांटता था, उसे लाड प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटी नादान थी, वह नहीं समझ पाई और वह किसान काम करता था। जब काम करके आता था तो अपनी बेटी को हमेशा प्यार करता था, वह हमेशा उसे दुलारता था कि बेटी तुम ऐसा कोई काम मत करना, अपने घर पे ही खेलना, कभी घर से बाहर मत जाना। समाज बहुत गंदा है, समाज बहुत बुरा है, यह हर एक गरीब आदमी को जीने नहीं देता है। तुम कभी भी ऐसा वैसा कोई काम मत करना जिससे हमें मुंह ना दिखाना पड़े, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। ये सारी बातें वह अपने बेटी को सिखाता था और कहता था। लेकिन किसान ज़्यादातर वह अपने घर पे नहीं रहता था, उसकी बेटी घर पे ही रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय अब उसकी बेटी बड़ी हो गई, अब उसकी बेटी 18 साल की हो गई। अब किसान ने सोचा अब हमें अपनी बेटी के शादी करना चाहिए, अपनी बेटी के हाथ को पीला कर देना चाहिए, जैसे समाज का एक नियम है, समाज का एक उसूल है। दोस्तों, यह सोच करके किसान अपनी बेटी के लिए अपनी ही बिरादरी में एक सुंदर सा लड़के की तलाश की और वह लड़का भी बड़ा सुशील, बड़ा अच्छे स्वभाव का उसे मिल गया। वह अपनी बेटी की शादी कर दिया और वह दामाद उसका और उसकी बेटी का पति अपनी पत्नी को लेकर के दोस्तों चला गया अपने ससुराल और इसकी बेटी रोते हुए अपने ससुराल चली गई। किसान भी अपने दिल पे हाथ रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटी को ससुराल भेज दिया, क्योंकि यही समाज का नियम है। अब धीरे धीरे अब किसान जो है गांव में रहने लगा और उसकी बेटी ससुराल चली गई। अब जब उसकी बेटी ससुराल चली गई तब गांव वालों ने कुछ ताने मारना शुरू किए कि किसान अच्छा हुआ किसान ने अपनी बेटी की शादी कर दी, नहीं तो अगर यहाँ होते तो हम मुँह पूरा गांव में ये बेचारा सीधा साधा किसान किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। यह सोच करके वह सोच रहा है लोग क्या कह रहे हैं। फिर लोगों ने धीरे धीरे इसकी बात मांगे कि मेरी बेटी जो है एक उसी गांव के उसके घर के सामने एक अन्य बिरादरी का लड़का था, उसके साथ इसका प्रेम संबंध था, लेकिन किसान इस बात से अनभिज्ञ था। अब वो किसान को इस बात का कोई पता ही नहीं था। अब किसान जो है चलो ठीक है, किसान ने सोचा अब तो हम शादी कर दिए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ये किसान अब सोचा कि अब समय बीत गया, क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी को अपने घर लाएं, जैसे सब लोग लाते हैं। अब किसान अपनी बेटी को गया अब ससुराल से और अपने घर लाया। अब उसकी बेटी जब अपने घर आई तो काफ़ी दिन से बिछड़ी थी, अपने प्रेमी से बिछड़ी थी। अब किसान के तो कानों में ये बातें आ चुकी थी। अब किसान यहाँ पे सतर्क था
कि अब शादी कर चुके हैं, अगर अब कुछ ऐसी वैसी बातें आएगी तो मैं कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा। इसलिए किसान जो है सजग था, वो अपनी बेटी को घर में लेटा और बाहर लेट गया। अब इसे जब किसान की बेटी काफ़ी दिन से बिछड़ी थी, तो जैसे दोस्तों सब जानते हैं, जो पहला प्यार होता है वह मानता नहीं, वह कहीं ना कहीं उसे याद सताने लगता है, मिलने के लिए बेबस कर देता है। अब उधर जो पड़ोस में लड़का रहता था गैर बिरादरी का, वो भी मिलने के लिए बेचैन था, और इधर किसान की बेटी भी मिलने के लिए बेचैन थी। जैसे आधी रात बीती, किसान की बेटी घर से निकलकर बाहर चली गई। अब देखता है किसान कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। अब पीछे पीछे जाता है और देखता है वह जो पड़ोस में उसका पड़ोसी था, उसके घर जाती है और उससे लड़के से बाहर दोनों मिलते हैं। किसान चुपचाप वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाता है, और वह लड़की मिलके फिर जब अपने घर वापस रात में आती है और देखती है कि पापा सो रहे हैं, यह सोचती है पापा सो रहे हैं, पापा नहीं जान पाए। लेकिन किसान ये सारी प्रक्रिया देख रहा था। फिर जब सुबह होती है, वह अपने बेटी से कहता है, बेटी हमने तुम्हें कोई कसर नहीं दिया, आपके पालन पोषण में, आपके जो है पहनाव के लिए, खर्चे के लिए हमने कैसे भी करके सारी सेवाएं आपके किए। तो बेटी आज हम आपको एक बार फिर कहेंगे कि बेटा ऐसे आपकी शादी हो चुकी है, तुम ऐसा कोई काम बेटी मत करना जिससे मेरे मुंह पे कालिख लगे, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहूं। वह बेटी फिर कहती है, नहीं पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, आपका संस्कार मेरे अंदर है। किसान बहुत सीधा था, उसने कहा है ठीक है बेटी। लेकिन किसान के दिल में फिर ये बातें चुभ रही थी, कहीं अब मैं शादी कर दी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कुछ ऐसा कदम उठा लो वो जो पड़ोस का लड़का है उसके कहने पर, और मेरी समाज में नाक ना कट जाए, बेइज्जती ना हो जाए। यह सोच करके किसान फिर रहा नहीं गया, और वह तुरंत जाता है अपने दामाद को बुलवा लेता है और कहता है, आओ तुम इसे लेकर चले जाओ, हम अब जाने वाले हैं तीर्थ पर, हम घर पे नहीं रहेंगे। तो घर पे कैसी बेटी अकेली रहेगी। अब इसकी सूचना पाकर किसान का दामाद अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल आता है। किसान उसकी बहुत आवा भगत करता है, जैसे दोस्तों सब लोग अपने दामाद की सेवा करते हैं, क्योंकि घर का दामाद भगवान के बराबर होता है। किसान सारी सेवाएं करता है, उसकी पत्नी भी उसकी सेवा करती है। अब किसान जो है सोचता है, अब मेरी बेटी घर में सो रही है, क्यों ना हम अपने दामाद की चारपाई मेन गेट पर ही बिछा दें, जिससे वह बस उसे लाज बस उसकी बेटी रात में कहीं मिलने ना जाए। आज रात की ही बात है, रात गुजर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोच करके किसान अपने दामाद की चारपाई मेन वहीं गेट पर दरवाजे पर बिछा देता है, अपना भी जो है बाहर जाके सो जाता है। अब जब जैसे ही आधी रात बीतती है और उस किसान की बेटी से रहा नहीं जाता है, उसने सोचा कि अब तो हमें सुबह हमारे पति लिवा करके ससुराल चले जाएंगे, क्यों ना एक बार फिर हम जा कर के अपने प्रेमी से मिल लेते हैं। यह सोच करके उसे नींद नहीं आ रही थी, वह इंतजार कर रही थी कब आधी रात हो, हम मिलने चले जाएं। वह आधी रात का इंतजार की। जैसे आधी रात हुई, वह दोस्तों निकल कर बाहर जाने लगी। यह देख करके उसका पति सोचता है, ये मेरी पत्नी आधी रात को कहाँ जा रही है। वह उसका धीरे धीरे पीछे पीछे जाता है और यह पता लगाने के लिए यह जा कहाँ रही है। जैसे जैसे किसान की बेटी वह पड़ोसी घर जाती है और वहाँ जहाँ पे उसका पति रहता है, दोनों जब देखता है, यह छुप कर देख रहा है, दोनों लोग मिल रहे हैं। अब किसान का जो दामाद था, उस लड़की का पति था, अचंभित हो जाता, ये क्या हम देख रहे हैं, ये मेरे साथ मेरी पत्नी क्या छल कपट कर रही है, मेरे पीठ के पीछे किससे छुप छुप कर मिल रही है, ये कौन सा काम कर रही है। वह अचंभित हो जाता है, लेकिन वह एक सामाजिक आदमी था, एक सहनशील आदमी था। वह अपने गुस्से को काबू करता है और घर वापस आ जाता है।
कि मैं ससुराल में ऐसा कोई बखेड़ा नहीं करूँगा। अगर मैं ससुराल में बवाल करूँगा तो हमारी क्या इज्जत रहेगी और हमारे ससुर की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी पत्नी की बेइज्जती हो जाएगी। वह शांति धीरे धीरे कदमों से वापिस आता है, अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने का नाटक करके बिस्तर पर लेटा रहता है। अब उधर उसकी पत्नी मिल करके अपने प्रेमी से वापस आती है और जाके घर में लेट जाती है। वह यही सोचती है कि हमारे पति नहीं जान रहे, लेकिन उसके पति सारी घटनाएं देख चुके थे। फिर सुबह होती है, किसान का दामाद अपने ससुर से कहता है, पापा जी, पिताजी, अब हम अपनी पत्नी को लेकर हम जाना चाहते हैं। किसान कहता, हाँ बेटा, जाओ तुम लिवाकर अच्छे से जाओ और तुम दोनों अच्छे से मिल के रहना, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। इसकी मम्मी नहीं है, इसे अकेली है, इसलिए इसे कभी डांटना मारना नहीं, क्योंकि इसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला है। हमने इसको माँ बाप का सारा प्यार दिया है, ये बेटा हमारी बातों को याद रखना। यह कहकर वह दामाद को समझाकर बेटी और दामाद को विदा करता है। अब उस किसान का दामाद अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस जाता है। वह अपने घर वापस जाकर के पहुंचता है और यह रास्ते पर सोचते हुए जाता है, क्या मेरी पत्नी शादी के पहले भी उससे मिलती थी? क्या क्या कर्म की होगी? कहीं ऐसा ना हो जिसका ये चलन गड़बड़ है, जिसका सहूर गड़बड़ है, कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो दे। यह इसी चक्कर में घूमते हुए जाता है, लेकिन वह बार बार ये अपने मन से बातें निकालता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी गैर आदमी से, गैर प्रेमी से मिलती है, तो उसे तब भी बार बार तो बातें आती ही है। यह सोच करके वह दोस्तों अपने घर जाता है, रात में किसी तरह से लेटता है और उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना हम इस बात को और पुष्टि करें, सुबह हम अपनी पत्नी की त्रिया चरित्र की परीक्षा लें, कल सुबह हम इसकी परीक्षा लेते हैं। यह कह करके रात बीतती है, सुबह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, हम जा रहे हैं बाहर काम करने और हम वापसी में हो सकता है लेट आ जाएं, तुम घबराना नहीं। उसकी पत्नी कहती है, जाइए पतिदेव, कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर काम पे जाइए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं होगी। यह कह करके उसका पति निकल जाता है बाहर और वह बाहर जा कर के उसके जो प्लान के हिसाब वह एक साधु का भेष करता है। साधु का भेष करके वह घर पर फिर अपने आता है भिक्षा मांगने, अपने घर पर भिक्षा मांगने आता है। भेष बदला हुआ है, उसकी पत्नी उसे नहीं पहचान पाती है कि ये मेरा पति है, वह नहीं पहचान पा रही है। वह आता है और कहता है, कोई है इस घर में? इस घर में जैसे सब साधु लोग कहते हैं, वह उसकी पत्नी निकल कर आती है, बोलती है, साधु महाराज क्या चाहिए? साधु महाराज कहते हैं, आप हमें हाथ दिखाइए, हम तुम्हारा भविष्य देखेंगे और तुम्हारा भविष्य देख करके बताएंगे तुम्हारा भविष्य क्या है। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारा पति बहुत सीधा साधा है, लेकिन तुम किसी और से प्यार करती हो। यह सारी बातें जब वह कहता है, वह उसकी पत्नी समझ जाती है कि यह साधु बहुत पहुंचा हुआ है, यह कैसे हमारी सारी बातें जानता है, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। यह कह करके वह सारी बातें कहता है। वह मुस्कुराने लगती है और सन्यासी को जानती बहुत पहुँचे हुए हैं। फिर वह खुश हो जाती है और सन्यासी के कहती है, सन्यासी महाराज ये सब बातें किसी से मत बताना, आप बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, आप बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं। सन्यासी फिर कहता है, ठीक है, ये बातें हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे गले में हार है, इसके बदले में आप मुझे अपना ये हार दे दो। वह कहती है, ठीक है। वह हार अपना मंगलसूत्र, वो हार जो शादी के समय का था, जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, आदमियों की, स्त्रियों की जो अपने पति से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है। लेकिन वह लड़की, वह जो है उसकी पत्नी, वह हार उठा करके उस सन्यासी यानी अपने पति को दे देती है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि ये मेरा पति है।
वह हार लेकर सन्यासी कहता है जाओ बेटी खुश रहो। यह करके सन्यासी वह हार लेकर चला जाता है और फिर अपने असली रूप में आकर शाम को अपने घर वापस आता है और कहता है कि तुम कैसी हो, ठीक हो, हालचाल ठीक है। वह पूछता है और कहता है कि तुम्हारा गले का हार कहाँ है। उसकी पत्नी कहती है मैं गले का हार मैंने गई थी सुबह पानी भरने कुएं में, और जैसे ही कुएं से मैं बाल्टी भर के पानी निकाल रही थी मेरे गले का हार उसी में गिर गया। अब उसका पति अचंभित हो जाता है, इतनी बड़ी झूठ। वह सोच में पड़ जाता है कि क्यों झूठ बोल रही है। फिर वो कहता नहीं तुम सत्य सत्य बताओ, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम हमसे झूठ बोल रही हो। लेकिन वह मानती नहीं है। जैसे दोस्तों जानते हैं चरित्रहीन स्त्रियां अपने सत्य को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलती हैं, तरह तरह के कस्में खाती हैं, यहाँ तक कि अपने पति बेटे सब कुछ का कसम खा लेती हैं। उसी तरह से सारी कस्में खा गई, अपने पति की कस्में खा गई, अपने बाप की कस्में खा गई, सबकी कस्में खा गई। लेकिन अब तब उसने जो है उसका पति वो हार निकालता है, कहता है यही तो है तुम्हारा हार। वो सारी घटना बताता है और कहता है कि चलिए हम तुम्हारी सारी गलती को माफ़ कर देंगे। तुम्हारे पिता से हमने वचन दिया है, तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन तुम आज के बाद ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। वो कहती है चलो ठीक है, आज के बाद भूल जाऊँगी। यह कह कर के वह अपने पत्नी को माफ़ कर देता है और फिर जाके सो जाते हैं दोनों लोग खाना पीना खाकर। लेकिन तब भी इसके मन में यही विचार आ रहा है कहीं ये कब मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो गई तब भी ये नहीं सुधर रही है। इसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन ये सारे विचार को हटाते हुए किसी तरह से सोता है। सुबह होती है, यह अपने काम पे चला जाता है। अब इधर जो है इसकी पत्नी अगले दिन जो है जाती है कुएं पे पानी भरने, और कुएं पे पानी भरने जाती है और इसके जो ससुराल यानी कि नैहर का जो प्रेमी था, वो प्रेमी से गैर बिरादरी वाला उससे रहा नहीं जाता है। वह इसके गांव मिलने के लिए आता है। वह कुएं पे बैठ करके इसका इंतज़ार करता है और यह कुएं पे जब पानी भरने जाती है इससे मिलता है। अब दोनों मिल करके बातें करते हैं। अब फिर इसका प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे दोस्तों कहा गया है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता है। अब इसका प्रेम जागृत हो जाता है। अब वो कहती है कि चलिए तुमको हम अपने घर कोई ना कोई बहाना बना के बुलाएंगे और हम वहीं पे बैठ के अच्छे से बातें करेंगे, रात में अच्छे से बातें करेंगे, यहाँ पे गांव देश के सब लोग देख लेंगे और जो है फिर हमारी आपकी जो है पोल खुल जाएगी, बदनामी होगी। यह देखकर तुम हट जाओ। और वहाँ पे एक प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से दोनों का प्लान होता है कि कल हम ये नाटक करेंगे इसी तरह से और तुम्हें फिर हम बुलाएंगे, तुम वैद्य बन के आना और दवाएं देना, हम ठीक हो जाएंगे। ये सारी घटनाएं वो प्लान बन जाता है। फिर वो वापस घर पे आती है। घर पे वापस आने के बाद शाम को ये पैर दर्द करने का बहाना बनाने लगती है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, सीने दर्द हो रहा है। इसी तरह से वो तरह तरह के बहाने बनाती है। अब तरह तरह के जब वो बहाने बनाती है तब वो उसका पति दौड़ के गांव के सब वैद्यों को बुलाता है, दवाएं देता है। जो जो कर रहा है, जो जो बता रहा है, झरा रहा है, फुका रहा है, जो कोई कुछ बता रहा है वो सारी चीज़ें वो करवा रहा है, लेकिन इसे आराम नहीं हो रहा है। तब यह कहती है कि वही गांव में एक सन्यासी, एक बहुत बड़े वैद्य आए हुए हैं, रुके हुए हैं, आप उन्हें बुला के लाइए, वो बहुत अच्छे वैद्य हैं, हमने सुना है, वो दवा देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर उसका पति वैसे ही करता है, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसे इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो बेचारा अनभिज्ञ है। वह जाता है और उसे बुला करके लाता है। अब वो जब उसे बुलाने जाता है वह आता है और कुछ मंत्र उसके कान में फूंकता है, कुछ झाड़ता फूंकता है और कुछ झूठी मूठी इधर उधर की दवाएं देता है, पीस के पिलाता है। अब ये धीरे धीरे कहती है कि हमारा अब दर्द ठीक होने लगा, अब ये मेरा दर्द जो है अब धीरे धीरे बंद होने लगा। लेकिन
अब उसे धीरे धीरे आराम होने लगता है दोस्तों। अब उसे जब धीरे धीरे आराम होने लगता है तब वह कहती है अब हमें आराम हो गया और रात काफ़ी देर हो गई थी। अब वह उसका पति कहता है कि वैद्य जी आप रात में यहीं रुक जाइए, अब सुबह होगा तो आप घर पे चले जाइएगा। अब वैद्य जी उसके घर रात में उसी के घर रुक जाते हैं। अब अच्छे से खाना बनता है, वैद्य जी भी खाते हैं, सब लोग खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अब जैसे जैसे रात बीत गई अब वो लड़की फिर रहा नहीं जा रहा था। अब वो सोच रही थी कब हम अपने प्रेमी से मिलें और अच्छी बातें करें, क्योंकि हमें बिछड़े हुए 2-3 महीने हो गए हैं। यह सोचकर जैसे ही आधी रात होती है वह अपने कमरे से अपने पति के पास से उठ करके वह उस सन्यासी यानी अपने प्रेमी के कमरे में जाती है। जैसे वह उठकर अपने प्रेमी के कमरे में जाने लगती है उसके पति की आंखें खुल जाती है। वह देखना चाहता है कि कहाँ जा रही है, जाती है वह पीछे पीछे पैर दबा के आराम से जाता है और देखता है उसकी पत्नी उस सन्यासी के कमरे में जाती है। उस कमरे में जाकर वह सन्यासी के साथ लेट जाती है, दोनों बातें करते हैं। ये सारी घटनाएं वह देख रहा है लेकिन अपने गुस्से पर काबू भी किया, क्योंकि वह सहनशील आदमी था। वह सहनशील आदमी था फिर लेकिन गुस्से को काबू करते हुए उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या है। यह बड़े असमंजस में हो जाता है कि पीठ के पीछे ये स्त्रियां कैसे कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों आज हम वो 4 बातें बताने वाले हैं जो स्त्रियां अपने पति के पीछे छुप करके 4 काम करती हैं। पहला है जो स्त्री विवाह होने के बाद, जिस स्त्री का शादी हो जाए, शादी होने के बाद वह गैर मर्दों से संबंध बनाती है, दूसरे मर्दों के साथ रहती है, ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। ऐसी स्त्रियां अगर आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। ये स्त्रियां कभी भी अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी बात जो है, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है, जो स्त्री शादी के बाद अपने पति से झूठ बोलती है, छुप छुप के बाहर जाती है और बात बात पे अपने पति की कस्में खाती है, कोई भी गलत काम करने के बाद भी वह उसे छुपाती हैं, वो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। और तीसरी बात जो है, तीसरा काम जो करती हैं, अपने पति के सामने दूसरी पति की बड़ाई करती है, दूसरी पति की मर्दानगी की बड़ाई करती है, दूसरे के पति के ऊपर निगाहें गलत डालती हैं, वह स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। और चौथी बात जो है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, शादी होने के बाद जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, जैसे दोस्तों हमारे सनातन धर्म से चला आया है, जब स्त्री की शादी होती है वह स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, लेकिन जो चरित्रहीन औरतें होती हैं वह अपने पति का नाम लेती हैं, बार बार नाम लेती हैं और अपने पति की बुराई भी कर देती हैं, अपने पति के पीठ के पीछे तमाम काम करती हैं, वह स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। और जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं वह घर बर्बाद हो जाता है, वह घर मिट जाता है दोस्तों। जैसे स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री ही घर की कुलच्छणी भी होती है। चरित्रवान स्त्री दोस्तों जिस घर में होती हैं, वह सती स्त्री जिस घर में होती हैं, वह घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। ये है दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आपको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे और ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।